यात्रा के हर पल का आनंद लेना ही एकमात्र सोच होती है यात्रा शुरू होते वक्त, पर इस बार कुछ और ही अनुभव हो रहा है। एक सिहरन, एक उत्सुकता, एक चुनौती। ऐसा नहीं कि ये मेरे लिए पहली बार है, मैं इससे पहले कई बार इन जगहों पर जा चुका हूं, फिर भी लगता है बाकी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, जानना, देखना और समझना। जी हां, लद्दाख, ऐसी ही एक ना खत्म होने वाली पगडंडी का ठिकाना। हाँ, वहीं जा रहे हैं हम। हिमाचली फ्लेवर मुझे तो गाड़ी के अंदर से ही मिलनी शुरू हो चुकी है। देवभूमि हिमाचल, हिम आंचल, नाम ही रोमानी करने के लिए काफी है। मंदिर, गुरुद्वारे और गुम्फाओं का प्रदेश हिमाचल। अगर इन जगहों का दर्शन नहीं हुआ तो हिमाचल अधूरी। खैर, ये सब बाद में। आज तो मनाली पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ विश्राम। मनाली के होटल कॉरिडोर से शुभ प्रभात। 2 सितंबर 2008। थकान के बाद कल रात अच्छी नींद और आज एकदम तरोताजा। आज का पूरा दिन हम आवश्यक खरीदारी और मनाली के इर्द गिर्द घूमेंगे। ब्यास नदी के उस तरफ वाले इन पहाड़ियों के तलहटी से ही शुरू होती है हामता पास और देव टिब्बा बेस कैंप के लिए ट्रेकिंग रूट। बकरथाच के ब्यास कुंड से निकलती ब्यास या बिपाशा अपने नामकरण का पूर्ण औचित्य और मर्यादा का दावा करती, जैसी सुंदर वैसी रूमानी। नदी के दूसरी तरफ अवस्थित माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लोग रिवर क्रॉसिंग का अभ्यास करते हुए वशिष्ठ मंदिर। यहाँ के मंदिरों, गुरुद्वारों या गुम्फाओं में लकड़ी के ऊपर बारीक नक्काशियों का बड़ा बोलबाला है। ये नक्काशियां इन स्थापत्यों की सुंदरता में एक अलग सा आयाम जोड़ता है। मनाली के वशिष्ठ मंदिर के अंदर एक गर्म पानी का झरना भी है। आप चाहे तो यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान डुंगरी टॉप। 1553 ईस्वी में महाराजा बहादुर सिंह ने इस 27 मीटर ऊंचे 4 मंजिला पैगोडा नुमा हिडिंबा मंदिर का निर्माण किया। महाभारत के चरित्र भीम की पत्नी हिडिंबा और उनका पुत्र घोटोत्कच को आज भी यहाँ उनके अपने अपने मंदिरों में पूजे जाते हैं। एक और स्थापत्य हिमालयन न्यांगमापा बौद्ध मंदिर। न्यांगमा परंपरा तिब्बती बौद्धिक 4 परंपराओं में सबसे पुरानी मानी जाती है। अलावा यहाँ की वास्तु और अभ्यंतरीण कलाकारी भी अतुलनीय है। दोपहर के भोजन के बाद हम आ चुके हैं ब्यास नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक शहर नग्गर, जो एक म्यूजियम बन चुका है। यहाँ का एक प्रधान आकर्षण है। कुलू राजाओं की राजधानी कुलू में स्थानांतरित होने से पहले विशुद्धपाल और जगत सिंहों का करीब 1400 सालों का राजधानी हुआ करता था नग्गर। राजा सिद्ध सिंह द्वारा बनाया गया करीब 500 साल पुराना किला, जो 1978 से हिमाचल टूरिज्म का हेरिटेज होटल है, यहाँ इतिहास का एक साक्ष्य है। कल सुबह सवेरे हम निकलने वाले हैं लंबे माउंटेन ड्राइव पर, तो कल होगी बहुत सारी बातें। तो आज बस मिलते हैं कल सुबह शुभ यात्रा पर। तो गुड बाय एंड गुड लक।
आंखों के सामने पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जिसे आज हम पार करने वाले हैं, और इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ होने के लिए आपका स्वागत। शुभ प्रभात। 3 सितंबर 2008। हम मनाली छोड़ चुके हैं और लेह की ओर जाते हुए मनाली लेह सड़क पकड़ने वाले हैं। बता दूं, यूं तो 480 किलोमीटर का यह सफर 2 दिन का है। रास्ते में एक पड़ाव होगी, जगह समय के साथ तय करेंगे, कोई अग्रिम परिकल्पना नहीं है। हाँ, एक बात और, इस यात्रा में हमारे लिए कुछ रोमांचक बातें होने वाली है। पहली बात तो, इतने ऊंचे पार्वत्य सड़क से 2 दिन की यात्रा, इतने ऊंचाई और रूखे माहौल में रात्रिवास, एवं सबसे बड़ी बात, हम 3 बहुत ऊंचे गिरिवर्त या पास को अतिक्रम करने वाले हैं। इतना स्वच्छ आकाश ऊपर वाले ने शायद यहीं के लोगों के लिए बनाया हो। रास्ते में एक छोटा सा पड़ाव, मरही। यह खरीदारी नहीं है। जो बातें हमें आकर्षित करती है वो है इस रूखे माहौल में छोटी सी रंगोली। ला या पासें दोनों तरफ से खुले होने के कारण यहाँ तेज हवा का बहाव होता है। 13,050 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग पास। यहाँ हम मनाली घाटी से लाहौल स्पीति घाटी में प्रवेश करने वाले हैं। साल में 8 से 9 महीने ये पासें बर्फ से ढके होते हैं, तो ये मार्ग सिर्फ 3 से 4 महीने ही खुले मिलते हैं। BRO द्वारा बना और संरक्षित इन हाई ऑल्टीट्यूड सड़कों का टूटना और संवरना जैसे नित्य बातें हैं। यहाँ के लोग भी इस बात के आदी हो चुके हैं। कारण नहीं, हमें रुकना पड़ा अपने सामानों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए। पर कारण जो भी हो, हर एक पड़ाव हमें मुहैया कराता है पहाड़ों को छूने और उनके तस्वीर लेने का मौका। कोकसार मनाली से 71 किलोमीटर दूर और 10,660 फीट की ऊंचाई पर बसा हिमाचल का एक सुंदर बस्ती। हम यहाँ कुछ रिफ्रेशमेंट के साथ चाय पिएंगे, थोड़ी ताक झांक करेंगे और फिर अपने रास्ते। शिलांग पहुंचने ही वाले हैं, पर थोड़ा पहले खुद को रुकने से रोक न सके इन वादियों को देखकर। आज यही मनाएंगे अपनी बनभोज यानी पिकनिक। अगर आप आज तक इतनी अच्छी जगह पर पिकनिक न की हो तो आप भी आ जाइए। हजार फुट की ऊंचाई पर बसा लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय केलांग, चंद्र भागा और चिनाब घाटियों के करीब और भागा नदी के तट पर बसा ये जगह इतना सुंदर है कि लोग सिर्फ केलांग घूमने के लिए अलग से यहां आते हैं। आज का अंतिम पड़ाव और रात्रिवास जिस्पा, पहाड़ियों से घिरा भागा नदी के किनारे केलांग से 20 किलोमीटर की दूरी पर और 10,500 फीट की ऊंचाई पर आज हम रात्रिवास करने जा रहे हैं। कल सुबह फिर से जारी रखेंगे अपनी यात्रा को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।
आज हमें करीब 350 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी है, तो चाय के बाद और सूर्यदेव से पहले हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। इस रास्ते अपनी प्राकृतिक खूबसूरतियों के लिए जाना जाने वाला हिमाचल का अंतिम गांव दरचा। अब तक की यात्रा में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाली की जगह चट्टान और मोरैन अपना वर्चस्व बनाता जा रहा है। ये एक आम चरित्र है कि 11-12 हजार फीट के ऊपर चट्टानें ही सारी बातें तय किया करती हैं। दीपक ताल हम करीब 12.5 हजार फीट की ऊंचाई से गुजर रहे हैं। ये क्या, हर तरफ अब एक ही अफसाने हैं। जिसने भी हर तरफ ये सफेद चादर चढ़ाया, उसने हमारे स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। प्रकृति का आदेश है कि हम अपने गाड़ियों की गति को नियंत्रित कर लें। इन ऊंचाइयों पर प्रतिकूल परिस्थितियां किसी भी समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए काफी हुआ करती हैं, इसलिए सतर्कता यहाँ प्राथमिक है। पर्वतों की विविधता, धूप छांव की आंख मिचौली, रंगों की कलाकारी और नीले आसमां में सफेद बादलों का घेराबंदी कुछ भी तो नहीं, पर जो कैनवस हमारे सामने है वो किसी से कम भी नहीं। अतुलनीय, अवर्णनीय, असामान्य और नैसर्गिक। शांत सुमधुर जलो ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण गाड़ियों के इंजन में इस तरह की मिसफायरिंग बहुत आम बात है। रास्ते के ऊपर गाड़ियों के चक्कों का दाग और उनसे निकला हुआ काले धुएं के अलावा सफेद के सिवा और कुछ भी नहीं। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये क्या, इस दुर्गम जगह पर रास्ता बंद? कोई तो वजह होनी चाहिए। अरे ये तो वही हुआ जिस बात का डर था। एक टैंकर के नाले में फिसलने से हुई ये आफत। इन सड़कों पर परिस्थितियां अप्रत्याशित होती है, पर यहाँ एक मौका है। शुरू हो गए गाड़ी से उतरते ही। करीब 1.5 घंटे मशक्कत के बाद गाड़ियां चलनी प्रारंभ। आफ्टर लॉन्ग हार्ट बाबा, अपूर्व अपूर्व। सोलह 20 फीट की ऊंचाई पर सूरज ताल। इसका मतलब हम बरला चला पहुंचने ही वाले हैं। पिछले बार जब मैं सितंबर महीने में यहाँ ट्रेक के लिए आया था तो चारों तरफ बर्फ के निशान तक नहीं। गाड़ी का बात ডিজেলের গন্ধ রে। 16,042 फीट इस रास्ते पर दूसरा सबसे ऊंचा पास बरला चला। जंस्कर रेंज पर इस पास को पार करके हम लाहुल से लेह में प्रवेश करने वाले हैं और यहां अवस्थित एक शिव मंदिर। हम पहले ही लेट हो चुके थे, फिर रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक और काफी बर्फ होने की वजह से हम थोड़ी देर में ही यहां से निकल पड़े। हमें अभी एक और पास के साथ काफी रास्ता तय करनी बाकी है।
कुदरत का इतना सुंदर कंपोजिशन कैमरे के साथ दिल में उतारने के लिए पर्याप्त है। भरतपुर। बरलाचला पार करने के बाद उल्टे तरफ का माहौल एकदम अलग है। बर्फ का नामो निशान नहीं। देखिए, परिवेश एकदम बदल चुका है। पर्वतों का चरित्र बदल चुका है। सूखा, मटमैला, हरियाली रहित लंबे मैदान और तेज हवा। इन जगहों पर दिन काफी गर्म और रात सर्द होते हैं। यह आगाह करता है कि हम ट्रांस हिमालय में प्रवेश कर चुके हैं। पर प्रकृति कितनी भी कठोर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने कठोरता में भी जो कुछ संजो रखा है वो काफी है हमारे आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए। इसकी विचित्रता और रंगों की प्राचुर्यता काफी है किसी भी पेंटर के कैनवस को मात देने के लिए। हम सारचू पहुंच चुके हैं। इस आइबेक्स, माउंटेन गोट्स या पहाड़ी बकरियां, ऊंचे पहाड़ियों के बासिंदे। चट्टानों पर इनकी पकड़ की दाद दी जाती है। देखिए, इनकी खूबसूरती को चार चांद लगाती है इनके शर्मीलेपन और चंचलता। पहाड़ों पर इन अव्वल कलाकारी के नमूने तो देखिए। साबित करता है कि कुदरत से बड़ा कलाकार कोई हो ही नहीं सकता। दरअसल तेज हवा और ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस ही वजह है इन आकृतियों का। चू और पांग करीब एक जैसी ही बड़ी मैदानें हैं। ले और मनाली से तकरीबन बराबर दूरी पर। इस रास्ते यात्री अक्सर रात्रिवास के लिए इनमें से एक को चुनते हैं। तगलांग या तांगलांगला 17,582 फीट। यू आर पासिंग थ्रू द सेकंड हाईएस्ट पास ऑफ द, इसके बाद मिट चुकी हैं। इस रास्ते हमारी सबसे ऊंची पड़ाव, तो थोड़ा रुकना तो बनता है। थोड़ी जमीनी महसूस तो कर लें कि हम इस ऊंचाई को छू चुके हैं। सम्मान तो कर ले इस ऊंचाई का। यहाँ सबसे ऊंचे स्थान पर एक मंदिर भी है जो ये कहता है कि आप ईश्वर के राज्य में पहुंच चुके हैं। अर्थात हम ले पहुंचने वाले हैं। अब 38 किलोमीटर ही बचा है आज की यात्रा। शाम ढल चुकी है, पहुंचते रात होगी। शायद आज फिर बातें न हो तो कल सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। और प्रकृति के संयोजन से बना वास्तुकला एक अनोखा निदर्शन। जुलेई ले अर्थात हलो ले। आज सिर्फ दो ही काम है, एक परमिट निकालना और दूसरा ले घूमना। पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में काराकोरम का साउदर्न एक्सटेंशन लद्दाख पर्वत श्रेणी और हिमालय का नॉर्दर्न एक्सटेंशन जस्कर पर्वत श्रेणी के बीच बसा सिंधु नदी के किनारे 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा लद्दाख का हेडक्वार्टर लेह को मध्य एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। लद्दाख का अर्थ है ला अर्थात पर्वतीय पासों का देश। बौद्धों और शिया मुस्लिमों के प्राधान्य के कारण यहाँ गुम्फाओं तथा मस्जिदों का प्राचुर्य है। इनमें से कुछ काफी पुराने एवं हेरिटेज श्रेणी में भी आते हैं। यहाँ के निवासियों के रहन सहन के अपने ही तौर तरीके हैं। लद्दाखी इनका मुख्य भाषा है। पहनावे में पुरुष गौचा और महिलाएं कुंटॉफ एवं पिराक पहना करते हैं। ले प्रवेश करते हुए ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के संस्कृति में नक्काशी या कलाकृतियों का एक अहम स्थान है। यहाँ के मंदिरों, मस्जिदों, गुम्फाओं, यहाँ तक के घरों में भी इसका बाहुल्य होता है। मुख्य प्रवेश द्वार ले।
हम अपने नाश्ते के बाद लेह भ्रमण के लिए तैयार हैं, पर चलते चलते पहले आगे के लिए परमिट और परमिशन से निपट लें। फिर तो आज पूरा दिन साइट सीइंग। इस बीच मैं खुद आधे घंटे के लिए एक लोकल बस पर सवारी भी कर ली। तो फॉर्मेलिटीज के बाद फाइनली हम निकल पड़े हैं। फिलहाल हम पहले एंशिएंट पैलेस की ओर जा रहे हैं। 1600 ईस्वी के आसपास सेंगे नामग्याल द्वारा बनाया गया प्राचीन महल एंशिएंट पैलेस, लेह पैलेस या रॉयल पैलेस, इनके 9 मंजिलों में ऊपरी मंजिल राज परिवार के लिए और निचले मंजिलों में गोदाम और अस्तबल हुआ करते थे। इसकी पेंटिंग या तिब्बतन थंका, जो कीमती पत्थरों के टुकड़ों या चूर्ण से बनाए गए थे, आज 400 साल के बाद भी पूरी गरिमा बरकरार रखा है। परंतु 19वीं सदी के मध्य में डोगरों ने इन्हें यहां से स्टॉक पैलेस भेज दिया और तब से आज तक ये प्रासाद एक स्मारक बनकर रह गई। इसके बाद हम जा रहे हैं थिकसे गुम्फा। वैसे तो पूरा इतिहास इंटरनेट पर उपलब्ध है, फिर भी एक इंटरेस्टिंग बात जो शेयर करूंगा। 1500 ईस्वी के शुरू में बौद्ध गुरु जे संखापा, जो तिब्बतीय बौद्धिज्म के गेलुग स्कूल या येलो हैट के फाउंडर हैं, अपने शिष्य सेराप जैंगपो को एक बुद्ध मूर्ति जिसमें अस्थि चूर्ण एवं गुरु संखापा के खुद के खून के बूंद थे के साथ लेह के राजा के पास भेजा, इस उम्मीद में कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वे उनका सहयोग करें। 1433 ईस्वी में राजा के सहयोग से ही सेराप जैंगपो ने स्टैग्मो नामक गांव, जो यहां से कुछ ही किलोमीटर पर है, लखांग सेरपो या येलो टेम्पल की स्थापना की। इसके कुछ दिनों बाद की ही एक अजीबोगरीब घटना है, जब सेराप जैंगपो उनके सहयोगी के साथ कुछ धार्मिक अनुष्ठान के उपरांत अर्पित सामग्री तोरमा को एक चट्टान के ऊपर से नीचे फेंकने ही जा रहे थे, तो अचानक कहीं से 2 कौवे उस तोरमे के थाली को लेकर उड़ गए। वो थाली उसी अवस्था में यहाँ के थिकसे के पहाड़ी पर रखा पाया गया। इसे ईश्वरीय आदेश मानते हुए इस गुम्फा का निर्माण 1500 ईस्वी के मध्य में किया गया था। यह यहाँ का एक मुख्य आकर्षण 49 फीट ऊंचा मैत्रेय या फ्यूचर बुद्धा 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1970 में 14वें दलाई लामा के आगमन पर यह मूर्ति स्थापित की गई थी। यहाँ एक प्रार्थना कक्ष है, जहाँ हाथ का लिखा और पेंटेड पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संभार है। चलते चलते मॉनेस्ट्री के टेरेस से एक नजर डालते हैं इसके बाहरी दृश्यों पर। के बाद हम चलने वाले हैं हिंद नामकरण करने वाला सिंध नद के दर्शन और स्पर्श के लिए। सिंधु घाट या सिंधु दर्शन। कितना मनोरम, कितना स्निग्ध जगह है। समय हो तो आप यहाँ एक पूरा दिन भी बिता सकते हैं। हमारा रखवाला सिंधु नद, इतिहास के हर किसी आक्रमणकारी के सामने इसने अपना सीना तान खड़ा हुआ। एक सिहरन, एक रोमांच, एक अनुभूति। आज ये हिंद और हम हिंदू हैं इस सिंधु के कारण। यहाँ का एक और ऐतिहासिक स्थापत्य सेई गुम्फा या सेई मॉनेस्ट्री की तरफ।
पैलेस या मॉनेस्ट्री मतांतरों को छोड़ें तो इस लासा के पोटाला पैलेस के प्रतिकृति 9 मंजिली इमारत का निर्माण 1655 ईस्वी में देलदान नामग्याल अपने पिता सेंगे नामग्याल की याद में बनवाया था। शाक्यामुनि बुद्धा का गोल्ड प्लेटेड स्टैच्यू यहां का विशेष आकर्षण। इसके बाद हमने सारा दिन लेह के इर्द गिर्द और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थानों को टटोला। इतने परिश्रम के बाद भी थकान हम पर हावी नहीं हो पा रहा था। काश दिन थोड़ा और लंबा होता। के हर एक जगहों को बारीकी से देखें तो एक दिन बहुत कम होता है लेह के लिए। फिर भी जितना हो सका हमने कवर किया। कल सुबह हमें नुब्रा वैली के लिए निकलना है। जाते जाते आपको एक सुंदर नजारा दिखाता चलूं। यह वही एंशिएंट पैलेस है जो हमने आज सुबह दिखाया। तो कल सुबह फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि। पर एक सुनहरा सवेरा। अगले 2 दिनों के लिए हम लेह छोड़ चुके हैं। रात डेस्किट में रुककर हुंडार और पैनमिक घूमना है। ये दोनों जगहें लेह को घेरने वाली लद्दाख पर्वत श्रेणी के दूसरे तरफ है। इस पर्वत श्रेणी को हम दुनिया के सबसे ऊंचे पास खारदुंगला से पार करने वाले हैं, जो इस यात्रा में सबसे ऊंची बिंदु होगी जहां से हम गुजरने वाले होंगे। इसलिए थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। क्रमशः खारदुंगला की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारी ऑल्टीट्यूड गेन बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इस ऊंचाई पर रास्ते ऐसे ही होते हैं, टूटते बनते रहते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल होती रहती है। जो भी है आपके सामने है। अब ये आपको तय करना है कि ये प्रतिकूलता है या सुहाना सफर। गूगल अर्थ से खारदुंगला नुब्रा घाटी को जोड़ने के लिए ये अकेला पास नहीं है। फिर भी खारदुंगला की अपनी अलग ही अहमियत और पहचान है। हाँ, सांसें फूल रही है। ये ऊंचाई की वजह से नहीं, ये हमारी सांस रोके प्रतीक्षा का परिणाम है। जी हाँ, हम खारदुंगला पर खड़े हैं, दुनिया की सबसे ऊंची मॉडरेबल पास 18,380 फीट, जहां से बाकी दुनिया बौनी लगने लगती है। अविश्वसनीय, अभूतपूर्व। देखिए, ठंड से कांप भी रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं इतना सारा चीज इतने कम समय में कैसे समेटे, अपने दिल में, अपने आंखों में और अपने कैमरे में। हम पास के दूसरे तरफ उतर रहे हैं, अर्थात नुब्रा घाटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये नुब्रा घाटी काराकोरम मुख्य पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच वाले हिस्से में आता है। वैसे तो ये विशाल क्षेत्र है, परंतु सिर्फ कुछ ही दूर तक जाने की अनुमति होती है। जिस गांव के नाम से खारदुंगला का नामकरण है, ये वही गांव है खारदुंग। नाम का एक शाब्दिक मेल है ना खाना शब्द के साथ। तो आइए ना फिर नाश्ते का काम यही कर ले। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो डेस्टिनेशन पर पहुंचकर हम घूमना शुरू करते हैं, पर यहाँ वो बात नहीं है। सिर्फ अगर सोने के वक्त को हटा दें
तो बाकी पूरा समय मिसाल के तौर पर होटल के बालकनी में खड़े हो, रास्ते में चाय पी रहे हो या फिर रास्ते तय कर रहे हो, आंखों को आराम करने का फुर्सत ही नहीं। जिधर देखिए जैसे देखिए बस स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आता है। তুলনা হয় না, তুমি যে দিকটা নেবে তুলনা হয় না। কি দেখালে তুমি আমাকে? মানুষ সরবরে যার দরকার নেই। তুমি ওই জলের কালারটা দেখো, ওই জায়গা ছোট। है सभ्यता प्रकृति से जन्म लेती है। लोग, संस्कृति, संस्कार, रूखे पहाड़, सूखी जमीन, सूखा हवा, अनंत रेगिस्तान, छोटे छोटे ओएसिस, सब कुछ तिब्बत जैसा, एकदम ट्रांस हिमालयन चरित्र। जैसा मैंने पहले बोला, हमारी रात्रिवास डेस्किट में है, पर अभी पहले हम हुंडार चलेंगे और फिर शाम तक डेस्किट वापस आएंगे। हुंडार एक छोटी पहाड़ी गांव है। किसी समय ये नुब्रा राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अभी भी राजप्रासादों का अवशेष मौजूद है। पहाड़ी के ऊपर एक किला भी है। समय के अभाव में हम वहां जा न सके। यहाँ चोरतेन या स्तूपों का बाहुल्य नजर आता है। एक मॉन्स्ट्री भी है। पर जिस बात के लिए हुंडार पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, हम थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं। ये वही मुख्य आकर्षण है हुंडार का, डुअल हम्प बैक्ट्रियन कैमल। बहुत पहले हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के उत्तरी क्षेत्र, जो अभी अफगानिस्तान और काजाकिस्तान में आता है, को बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। इन ऊंटों का नाम वहीं से जोड़ा जाता है। वैसे ये जीव मध्य एशिया में पाए जाते हैं और पालतू होते हैं। इनका कुछ अद्भुत क्षमता भी है। एक बार में ये 50 लीटर तक पानी पी सकता है, और जब ये पूरा खाना खा लेता है तो इनके पीठ पर का जो 2 हम्प्स हैं वो खड़े हो जाते हैं। फिर चाहे दिनों बगैर खाए पिए रहना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और, -40 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये खड़े और डटे रहते हैं। पर देखिए इन रेगिस्तानों में कैसी आंधियां आती है। हालांकि ये एक छोटा आकार है। चलिए अब ये हुंडार का चैप्टर क्लोज करते हैं और वापस चलते हैं डेस्किट, जहां हमें रात गुजारना है। ये डेस्किट मॉन्स्ट्री है जो होटल के बालकनी से दिख जाता है। आप पहुंचे डेस्किट। अब बस फ्रेश होना, फिर साथ बैठकर दिन भर का खोया पाया, और फिर कल के लिए प्लान, और अंत में शुभ रात्रि।
7 सितंबर हम पैनामिक के लिए निकल चुके हैं। आज हमारे यात्रा में नुब्रा नदी हमारे साथ साथ होगी और होगा हमारे दोनों तरफ फुल स्क्रीन व्यू। तो बस मुंह भी बंद और दिमाग भी बंद, खुला रहेगा तो सिर्फ दिल और दोनों आंखें। अब वापस खारदुंगला पार करते हुए ले के रास्ते में एक बार फिर से खारदुंग गांव और फिर से हमारा रिफ्रेशमेंट। कल वापस आते हुए खारदुंगला पर रास्ते में थोड़ी जैम मिली थी और थकान भी थी। आज 8 सितंबर हम पैंगोंग लेक जा रहे हैं। शाम तक वापस भी आना है। रास्ते में फिर से लद्दाख पर्वत श्रेणी को पार करना है, पर आज चांगला के रास्ते। चांगला खारदुंगला इतना ऊंचा नहीं है पर कोई कम भी नहीं, इसलिए गाड़ी चलाना भी यहाँ चुनौती है और जब ऊपर से बर्फ ज्यादा हो तो यह मुश्किल भी। तो हम एक और ऊंचे गिरिपथ पर खड़े हैं, चांगला 17,800 फीट। शायद याद हो तांगलांगला पास की ऊंचाई 17,582 फीट थी और दावा दूसरी सबसे ऊंची पास होने की। अर्थ है उत्तर, चांगला उत्तरी दर्रा, चांगयांग घाटी का प्रवेश द्वार है ये चांगला। तांग यहाँ का सबसे नजदीकी आबादी है। इसके दोनों तरफ के ढलानों पर गर्मी के मौसम में छोटे छोटे पानी के बहाव के कारण रास्ता और भी कठिन बन जाती है। परेशानी तो तब बढ़ती है जब हम बाइकों पर होते हैं।
यहाँ एक अजीबोगरीब जीव देखने को मिला। शक्ल चूहे की पर आकार विशालाकाय, शर्मीली और बेहद डरपोक। विलुप्त प्राय श्रेणी में आने वाले इस जीव का नाम है मैमथ। भाई, विचित्रताओं से भरा ये प्रदेश जैसे हिमालय और काराकोरम ने साझा कर अपने संभार को अपने गोद में छुपा रखा है। देखिए, एक और विचित्र संरचना, माहिर हाथों की कलाकारी। कुदरत, हम हजार बार नतमस्तक हैं आपके आगे। आ पहुंचे हम पेंगोंग सो या पेंगोंग लेक। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर 134 किलोमीटर लंबी एक एंडोरिक बेसिन है पेंगोंग। इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई 5 किलोमीटर और आधी से अधिक भाग तिबेतियन ऑटोनोमस रीजन के अंदर आता है। इसलिए चाहकर भी हम एक विशेष दूरी के आगे जा नहीं सकते। संवेदनशील बॉर्डर होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों के गश्तें चलती रहती हैं। पर एक बात, पंछियों के लिए यहां कोई पाबंदी नहीं है, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। बस आज के लिए अलविदा दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कल वापसी में बुरे फंसे थे। चांगला पर गाड़ी खराब हुई, फिर काफी मेहनत मशक्कत और दूसरों की मदद के बाद देर रात ले पहुंचे। सुबह ले को अलविदा कर हम निकल पड़े। कारू में ब्रेकफास्ट, फिर इंदस के साथ चलते हुए चूमाथांग, माहे, सुमदो, लेक सोमोरिडी, देवरिंग, पांग, केलोंग होते हुए मनाली। रास्ते में एक रात्रिवास। पर पहले चलते हैं हेमिस गुम्फा। हेमिस गुम्फा इतिहास का सारांश कहूं तो हेमिस 11वीं शताब्दी में कागयू वंशावली के संस्थापक गुरु नारोपा का आसन रहा, जो नालंदा विश्वविद्यालय में भी बौद्ध धर्म के कार्यों से जुड़े रहे। बाद में लद्दाख के राजा सिंघे नामग्याल ने 1672 ईस्वी में इसकी पुनर्स्थापना की। हर साल जून के महीने में यहाँ एक विशाल भव्य समारोह का आयोजन होता है। इस ताले को देखिए। हमारे घर में तो एक ताला 10 साल भी नहीं चलता। यहाँ 11वीं शताब्दी के भी लेखन या अन्य सामग्रियां मौजूद हैं जो ऐतिहासिक, परिव्राजक या संतों के अध्ययन या साक्ष्य के सहायक बने। तो चलें, अलविदा हेमिस। हमारा अगला पड़ाव होगा सो मोरिडी। अभी लंच टाइम है और इससे अच्छा जगह तो हो नहीं सकता, तो हमने चालू कर दी अपनी माउंटेन पिकनिक। कल दोपहर के बाद बातें नहीं हुई। सोमोरिरी में रात्रिवास, लेक में प्रातः भ्रमण और नाश्ते के बाद तैयारी निकलने की। पूरब और पश्चिम में ऊंचे पहाड़ियों से घिरा औसतन 14,836 फीट की ऊंचाई पर 26 किलोमीटर लंबा और ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर चौड़ा, मैक्सिमम 350 फीट गहरा, 120 वर्ग किलोमीटर में फैला ये एक हल्के खारे पानी का एंडोरिक लेक है। यह क्षेत्र सोमोरिरी वाटरलैंड रिजर्व के तहत संरक्षित भी है। साल 2002 से यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है। 400 साल पुराना कारजो गुम्फा भी यहाँ का एक अलग आकर्षण है।
इसके बाद हम लंबे मैदानी इलाके से होते हुए ले मनाली सड़क की ओर चल पड़े। रास्ते में एक और लेक आता है, सोकर। सोमोररी इतना बड़ा तो नहीं, पर काफी खारे पानी का स्रोत है ये। तुकजे और गुरसान दो विशाल पहाड़ों के तलहटी में 14,860 फीट पर बसा 7.5 किलोमीटर लंबा और मैक्सिमम 2.25 किलोमीटर चौड़ा और 22 वर्ग किलोमीटर में फैला ये झील यहाँ के नमक का स्रोत के रूप में काम करता है। जाड़े के मौसम में यहाँ पारा -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतर जाता है। यहाँ की जीव जंतुओं की दुनिया भी अपनी ही प्रकार का है। अब हम सीधा केलोंग चलेंगे, वहीं होगा हमारा आज का रात्रिवास। शुभ प्रभात। जाते वक्त हमने इसी केलोंग को छूता हुआ गया था, साथ में इसकी खूबसूरती के गाने भी गाए थे, पर इस बार तो महसूस भी कर रहे हैं इसके रूमानी होने का। लंबे और काफी हेप्टिक टूर के बाद आज थोड़ा रिलैक्स दिन है। आज ही हिमाचल में हमारी इस बार का अंतिम दिन होगा। रात को चंडीगढ़ से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़नी है। जाते जाते एक बात, यह यादगार यात्रा आपके साथ साझा किया एक आवेदन। अगर कोई कमी रह गई हो तो शेयर और सुधार जरूर करें। पर यह सच है कि हमारा भारत अत्याश्चर्यों से भरा है और चीजें जो तस्वीरों में है कहीं ज्यादा खूबसूरत है अपने वास्तविक अवस्था में। तो फिर मिलते हैं किसी और वास्तव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।